तो बच्चों, कल हमने लास्ट में जो थोड़ा जल्दीबाजी में चीजें पढ़ी उनमें बाइंडिंग एनर्जी थी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, आज हम लोग इन चीजों को सीखते हैं। तो एक बार फिर मैं बता दूं कि बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन का मास अगर m ऑफ p से दिखा जाए तो टोटल प्रोटॉन तो हो गए z इंटू, और टोटल न्यूट्रॉन हो गए n। n या a माइनस जेड भी लिख सकते हैं ना, एटॉमिक नंबर माइनस z। ठीक है ना, मास यही तो हुआ। ये क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ये हुई या नहीं, मास नंबर। हाँ। तो हमारे हिसाब से न्यूक्लियस का मास इतना होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस का मास निकलता है कई बार m। तो ये दोनों का जो अंतर है ये मास डिफेक्ट हो, कई लोग इसे भी पढ़ाते हैं। ठीक, दोनों का जो अंतर है बेसिकली आप चाहें तो इसको डेल्टा एम भी बोल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको बाइंडिंग एनर्जी में आसानी होगी कि जो बाइंडिंग इसी मास को आप एनर्जी की यूनिट्स में चाहें तो जो आपका मास डिफेक्ट है उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे बस। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर हो जाएगी, ये बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं है बच्चों, जो मास का डिफेक्ट आ रहा है ना, अंतर आ रहा है, उस मास को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये बात हमने कही भी थी कि मास एनर्जी का काफी डेंस फॉर्म है, ऐसा समझ लीजिए। क्या ये क्लियर हो गया, बाइंडिंग एनर्जी का ये वाला मास डिफेक्ट क्या होता है, क्लियर है। हाँ। कई लोग अभी ऐसा भी करते हैं, शब्दावलियां हैं जितना पढ़ लो कि मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, ये भी एक शब्द है फेमस। मतलब डेल्टा एम टोटल न्यूक्लियन की संख्या कितनी होगी, ए प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, वही तो हुई न्यूक्लियन। तो इसको हाँ। पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं कई लोग, पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये भी शब्द है फेमस, काफी बार पूछते हैं लोग कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। कुछ नहीं है, मास डिफेक्ट देख लो, और चूंकि डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए अलग अलग आता है तो ऊपर न्यूक्लियन कर दो तो सबका फिर एक जैसा यूनिफॉर्म जैसा होने लगता है। तो ये आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन है, ये भी एक यूनिट है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या पैकिंग फ्रैक्शन अपने आप में कई सारी चीजें बताने के लिए जरूरी है। वैसे मैं बाइंडिंग एनर्जी का लगभग पूरी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी वो पिछले लेक्चर में दे चुका हूं। यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ आगे की चीजें ले जाऊंगा, मानवीन समझ में आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, बच्चों में कुछ और बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में बता रहा हूँ मैं। बेसिकली बाइंडिंग पैकिंग फ्रैक्शन पे ही बता रहा हूँ मैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही है, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी कर्व।
आप ऐसे डाल दीजिए ना। इसे आप लोग बाद में बनाइए या फिर आपकी किताबों में भी बना होगा। समझिए जो मैं शायद बहुत अच्छा साफ साफ तो क्या बना पाऊंगा। एक तरफ तो बच्चों ये मास नंबर मतलब ए, मास नंबर को हम ए से दिखाते हैं। तो एक तरफ तो ए पे चले गए, दूसरी तरफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आप अपने कॉपी में खड़े में लिख सकते हैं इसको, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ऊपर को। तो ये ऐसे इस ग्राफ में इससे बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी बच्चों। तो मैं ऐसा ले लेता हूँ इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा, इधर हम मास नंबर पे ले चलते हैं। बड़ी यूनिट नहीं बनाते हुए इसको हम मान लेते हैं लगभग 40 पास में 56। तो अभी देखिएगा, स्क्रीन शॉट लेके बाद में बनाइए या किताबों में पढ़िए पहले अच्छे तरीके से। ये पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। सॉरी 80, इसे पढ़ना जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। 120 तो बनाना बहुत अच्छी, जो मैं बनाऊंगा तो केवल क्लैरिटी के लिए। और हमारे 200 240। मैं आपको अच्छा डायग्राम बनाना तो नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको कंसेप्चुअली क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअली है क्या सरदार। ये बहुत कुछ सिखाएगा बच्चों। 56 इस रेंज में आ रहा है ना, तो मैं यहाँ से डॉटेड खींच देता हूँ। डॉटेड लाइनें दिख पा रही हैं आपको? हाँ। Yes. ये 80 पे कर देते हैं और यहाँ पर 9 से ठीक पहले 8.8 लिखता हूँ और 8.8 में मैं डॉटेड लाइन डाल देता हूँ। ठीक, तो जो ग्राफ है हमारा वो ऐसे आता है और इस पोर्शन में ऐसे रह के आगे को कम होते जाता है और ऐसे, और यहाँ पर आके ये मेरे ख्याल से ओरिजिन पे ही मिलेगा ऐसे कुछ। ये हमारा ग्राफ है। जब आप ड्रॉ करते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच, ये जो ग्राफ है बच्चों ये सीखने लायक ग्राफ है। और ये जो जो डॉटेड पोर्शन रेक्टेंगल के बीच में आया है, ये है रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी मतलब क्या होता होगा मैं वो समझाता हूँ। ये वाला रीजन ग्राफ, आप एक बात देखिए, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी और एक तरफ मास नंबर आप देखते हैं तो शुरू में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है। ग्राफ ओरिजिन के आसपास से उठा, तेजी से बढ़ता है ऊपर को और 7 के आसपास पहुंचते, 7 8 के आसपास 2 3 बार ऊपर नीचे होता है। आप देख रहे होंगे जैसे आरी के दांत होते हैं ना, सॉ टूथ, वैसा हो रहा है।
हाँ फिर बढ़ता है, फिर ये 56 जो मास नंबर है वहां पर मैक्सिमम 8.8 पहुंच जाता है। 56 आयरन होता है बच्चों, लोहा, लोहे की मजबूती की बात करते हैं। भाई अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो वो मजबूत हुआ ना, इसका मतलब उसको तोड़ना आसान नहीं है। जिसकी हाँ बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब किसी की उसके बाइंडिंग स्टेबिलिटी में ज्यादा है। ज्यादा पैक्ड है। तो 56 मास नंबर आयरन का होता है ना, हम्म। तो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो मजाक में भी समाज में नहीं बोलते वो लोहा बन गया, फौलाद बन गया जैसे। तो सामान्य समझ ये है कि आयरन जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत होती है बच्चों। वहां से लेकर 80 तक, मास नंबर 80 तक जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी काफी ज्यादा होती है। इसका मतलब वो काफी मजबूत या स्टेबल होते हैं। 80 तक आते आते लेकिन थोड़ा सा गिरावट आई है ग्राफ में। 80 के बाद 120, 160, 200, 240 तक फिर काफी स्टेबिलिटी फिर कम होने लगती है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम होने लगती है। तो उनको तोड़ना भी आसान है। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि 240 वाले को भी तोड़ना आसान है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जा रही है। तो आपने ये देखा पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कि जो हैवी न्यूक्लियाई है उनको भी तोड़ना आसान है, और जो हल्के न्यूक्लियाई है उनको भी तोड़ना आसान है, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं इसी को कई किताब वाले। ये मास इफेक्ट कहते हैं, बस इसमें डेल्टा सी स्क्वायर तो चाहिए और इंटू सी स्क्वायर मतलब। बच्चों यहां तक भी समझ में आ गया होगा। यस। अब नेचर में हमेशा एक चीज देखना, नेचर हमेशा स्टेबिलिटी की ओर ले जाती है, या कहूं तो इक्विलिब्रियम की ओर। हर चीज कोशिश होती है नेचर में कि क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम या स्टेबल। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नेचर आपको हमेशा सस्टेनेबल, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये तो हम लोग हैं जो नॉनसेंस एक्टिविटीज करते हैं। नेचर मैक्सिमम जगहों पर आपको सस्टेनेबल या स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम की ओर टेंड करेगी हमेशा। तो बच्चों यहां पर भी अगर मैं दो हल्के न्यूक्लियाई हैं, ध्यान से समझो, हल्के मतलब मास नंबर काफी कम है, और मैं उनको जोड़ के 56 और 80 के बीच वाले रीजन में पहुंचा दूं तो एक नया बना दूं, न्यूक्लियाई को जोड़ के नया न्यूक्लियस करूं, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन से कुछ ऐसा कर दूं, तो तो उनकी वो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी या नहीं, वो स्टेबल होंगे या नहीं। हम्म। तो बच्चों दो हल्के न्यूक्लियाई को जोड़ के कोई बड़ा न्यूक्लियस बनाना इज न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या नाम से क्लियर है? फ्यूजन में क्या करते हैं भाई, दो चीजें मिलाते हैं। हाँ लोग म्यूजिक में क्या डालते हैं, क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक को मिलाकर कुछ नया बना देते हैं, दैट इज फ्यूजन। दो डिफरेंट कल्चर, दो डिफरेंट म्यूजिक, दो डिफरेंट कुछ भी चीजों को मिलाकर कुछ नया बनाना, दैट इज फ्यूजन। समझ में आया? आजकल मैशअप बनते रहते हैं, पुराने गाने नए गाने मिला के बना दो, दैट इज फ्यूजन। तो दो हल्के न्यूक्लियाई को मिला के एक भारी न्यूक्लियस बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
फ्यूजन। हाँ, उससे क्या होगा? अरे भाई, आप देख रहे हो ज्यो ज्यो भारी होते जा रहे हैं न्यूक्लियाई, जो बहुत हल्के हैं, थोड़ा भी भारी हो जाएगा तो एकदम बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी ना बेटा। इसका मतलब है 0 से 40 तक के जो जोन के जितने भी हैं, इस फेज में क्या किया जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन। क्यों? ताकि हम इधर को आ सकें, स्टेबिलिटी की ओर टेंड कर सकें। टेंड करना, स्टेबिलिटी जोन में पहुंचना जरूरी नहीं है, लेकिन आप स्टेबिलिटी जोन की तरफ जितना भी जाएंगे, ग्राफ तो बढ़ ही रहा है ना, एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है? हाँ। अब हैवी न्यूक्लियाई जो है उधर को देखो यार, इधर वाले जोन में हैवी न्यूक्लियाई का कम है, स्टेबिलिटी चाहिए तो इनको इधर को आना पड़ेगा 56 से 80 के बीच में, और हैवी न्यूक्लियाई को तोड़ना पड़ेगा आपको, तब वो बीच में आ पाएंगे। तोड़ने को क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस लेवल पर तोड़ना हो तो फिजन। हाँ, फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन हैवी न्यूक्लियाई में क्यों किया जाता है? उनको आप तोड़ेंगे तो वो इधर के जोन में आने लगते हैं, बीच वाले जोन में, ताकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। यही रीजन है कि हैवी न्यूक्लियाई का फिशन किया जाता है और लाइट न्यूक्लियाई का फ्यूजन किया जाता है। नहीं तो सवाल पूछा जा सकता है वाइवा में, ऊपर क्यों नहीं किया जाता फ्यूजन, हैवी में क्यों नहीं करते? अरे हैवी न्यूक्लियाई ज्यादा करोगे और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और आप देख रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, उनकी न्यूक्लियन वैसी कम आ रही है, तो उनको तो मेंटेन, वो सस्टेनेबल ही नहीं होगा। वैसे भी 240 लिखा है मैंने, लेकिन बच्चों इस जोन तक आते आते तो रेडियो एक्टिव आ जाते हैं ना 241 के बाद, यूरेनियम। आपने पढ़ा होगा यूरेनियम के बारे में, केमिस्ट्री में आया कहीं रेडियो एक्टिविटी? हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाँ, वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है ना, तो फिर बाद में न्यूक्लियस इतना, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी कम होने लगती है कि वो पर्याप्त नहीं होती उनको बांधे रखने के लिए, तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है बच्चों 240 के बाद, मास नंबर हाँ, 240। वेट हो जाता है ये। हाँ हाँ। बल्कि 238, मतलब इस जोन में फिर वो बचाए रखना बड़ा मुश्किल है। अरे जो न्यूक्लियर खुद ही टूट रहा है, तुम उससे बड़ा बनाओगे तो वो बचेगा? मतलब 240 के आसपास के जोन में आपने 200 के दो न्यूक्लियाई जो है उनको कहा कि नहीं फ्यूजन करेंगे, 400 मास नंबर का न्यूक्लियस बनाएंगे, बच्चों उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, और इतनी कम एनर्जी वो सस्टेन नहीं करेगा, वो टूट जाएगा बहुत जल्दी, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या फायदा उसे बना के, वो चलेगा ही नहीं। ऐसे कोई बहुत हल्का न्यूक्लियस ले लो, आपने कहा बहुत हल्का है, तो ऑलरेडी उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, उसको और छोटे पार्ट में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ है और नीचे आ जाएगा, तो वो भी सस्टेनेबल नहीं हुआ। तो मतलब आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं टीचर को वाइवा में कि आखिर जो लाइट न्यूक्लियाई है उनके लिए फ्यूजन क्यों किया जाता है, और जो हैवी न्यूक्लियाई है उनके लिए फिशन क्यों किया जाता है? हाँ। मानवेंद्र, ये लाइन समझ में आई बेटा? यस सर। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता बाइंडिंग एनर्जी पर ये समझाना बहुत जरूरी है कि फिशन और फ्यूजन। अब इसका स्क्रीनशॉट लो,
या इसे बाद में बना लीजिएगा। मैं अब इस पर आपको थोड़े जो चीजें समझाई हैं वो लिखा भी देता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नया समझा पाया है या नहीं, मैं ये जानना चाहूँ। हाँ, कि मतलब इस 56 से 80 जो मास नंबर है, इस जोन में स्टेबिलिटी होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी का ये रीजन है। और क्यों हम लाइट मतलब हल्के न्यूक्लियाई का हम फ्यूजन करते हैं और भारी न्यूक्लियाई का फिजन करते हैं, ताकि हाँ, वो स्टेबिलिटी गेन कर पाए। बिल्कुल। अच्छा, कई लोग अभी एक बात और समझाते हैं। लोग पूछते हैं कि न्यूक्लियर फिशन में ज्यादा एनर्जी निकलती है या न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन बम को कई लोग हाइड्रोजन बम भी कहते हैं, क्योंकि 1s2 + 1s2 को मिला के 2He4 बनाया जा सकता है। और ये बच्चों इतना आसान नहीं है। आपको न्यूक्लियाई तो बना के नया न्यूक्लियस बनाना है। इसके लिए कम से कम 1,00,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ये कहने में जितना सरल है, करने में उतना ही कठिन है। क्योंकि आपके जितने भी मेटल हैं बच्चों, 5,000 6,000 डिग्री सेल्सियस के बाद, सबके सब मेटल पिघल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मेल्ट। पिघल जाते। अरे तो किस बर्तन में गर्म करोगे? 6,000 डिग्री सेल्सियस के बाद तो कोई मेटल बचता ही नहीं है। आप कह रहे हो हम इनको गर्म करेंगे और इसका टेम्परेचर 1,00,000 पहुंचा देंगे। किसमें करोगे गर्म? कोई भी मेटल तो बचेगा ही नहीं। तो गर्म नहीं किया जा सकता ऐसे। तो साइंटिस्ट इस पे लगे रहे कि फिर टेम्परेचर इतना कहां से आएगा। इतना टेम्परेचर स्टार्स के अंदर होता है। हमारा सूर्य भी एक स्टार है, वहां होता है अंदर। बच्चों जो सन है ना, सन का अंदर के जोन में, सन की स्टडी करें, बाहर वाले में लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। लेकिन जो अंदर है वो लाखों में पहुंचता है, लाखों डिग्री सेल्सियस। तो अंदर प्लाज्मा स्टेट में होता है मैटर, आउटर में गैसियस स्टेट में होता है। मैंने अंतर बताया था गैसियस और प्लाज्मा का। Yes. हाँ, हाँ, बताया होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस। और गैस को भी आप ऐसा कुछ इतना टेम्परेचर बढ़ा दो कि एटम से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, एटम के नाम पे केवल न्यूक्लियस बचा हो। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सब फ्री हैं, इलेक्ट्रॉन गैस समझ लो एक तरह की, और उसमें बीच बीच में मोटे मोटे न्यूक्लियस हैं। तो ये प्लाज्मा जैसी सिचुएशन है ब्लड में। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज प्लाज्मा फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स। स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है बच्चों, इजीली होता है। क्यों होता है ये देखो, लेफ्ट साइड में न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जो टेम्परेचर है वो यहाँ इजीली मिलता है। और बच्चों सबसे अच्छी बात यह है कि हीलियम इनर्ट गैस है। कैसी गैस है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। इनर्ट गैस है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो ये किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती, कुछ बना ही नहीं सकती। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दुनिया में बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से मिला के हीलियम बनाएं तो इस प्रोसेस में जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। और आपको पूरी दुनिया को ये सबसे क्लीन एनर्जी सोर्स बन जाएगा। क्लीन एनर्जी, इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी का वो डर नहीं है। हैवी न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो लोग आसपास काम करते हैं उनके स्वास्थ्य पर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है।
कैंसर तो बहुत कॉमन है, हो सकता है और भी डिजीज हो। तो रेडियो एक्टिविटी से न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है, लेकिन बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर जितने भी हैं देश में इस समय सब रेडियो एक्टिविटी से ही बना रहे हैं। और भारत में जितनी बिजली बनती है उसका लगभग 3% न्यूक्लियर पावर से मिलती है इस समय। लेकिन रेडियो एक्टिव डिचेज जो होता है बाद में, न्यूक्लियर कचरा बहुत होता है और बहुत खतरनाक होता है सभी के स्वास्थ्य के लिए। और दुनिया भर के देश इस कचरे को समुद्र में फेंकते हैं कि हमारी जान सुरक्षित रहनी चाहिए, बाकी समुद्र बर्बाद हो। तो रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। तो साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं कि हम अगर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस लैब में या कहीं करा पाए सक्सेसफुली, पृथ्वी पे अगर ये हो जाए तो हमारी एनर्जी क्राइसिस दूर हो जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और दूसरा, हाइड्रोजन मिला के हीलियम बनेगी। हीलियम इनर्ट गैस है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा और दुनिया की एनर्जी की प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि इतनी एनर्जी बन जाएगी कि गरीब से गरीब देश को भी पर्याप्त बिजली मिलेगी। तो बिजली पहले फंडामेंटल चीज है बच्चों। आप और हम अभी बिजली ना हो तो पढ़ नहीं पा रहे होते। जिन देशों के बच्चों को नहीं मिलती उन बच्चों के बारे में सोचिएगा। अब प्रॉब्लम वही है न्यूक्लियर फ्यूजन की, इतना टेम्परेचर लाएं कैसे। तो इसी में एक रशियन साइंटिस्ट थे, टोटोमैक, उन्होंने कहा जरूरी है कि हम चीजों को गर्म किसी बर्तन में ही करें। अगर हम बर्तन में ना करें तो लोगों ने कहा भाई फिर बर्तन में नहीं तो कैसे गर्म करें। उन्होंने कहा चलो हम करते हैं, एक हम ऐसा रूम बनाते हैं जिसमें मैग्नेट लगे हों चारों तरफ, सोचो, और यहाँ पर कोई चीज रखते हैं बहुत हल्की और चारों तरफ मैग्नेट टाइप की चीजें रख के ऐसे सोच लो कि उसे हमने बीच में स्टेबल कर दिया और अब इस पर लेजर बीम्स डाली जाएंगी अलग अलग एंगल से, और इस लेजर बीम से इतनी जबरदस्त एनर्जी मिलती है कि ये थोड़ी देर में गर्म हो जाए बिल्कुल। ये पॉसिबल तो हुआ है बच्चों एक्सपेरिमेंटल लेवल पे 2-3 जगहों पर, लेकिन ये सेकंड के 1000वें हिस्से या लाखवें हिस्से में ही इतनी बिजली बनी कि वो उस लैब के आसपास का बिजली का सर्किट ही सारा उड़ा दिया इसने, क्योंकि एकदम इतनी बिजली बनी, बस हो गया। तो मतलब वैज्ञानिकों को सफलता तो मिल गई न्यूक्लियर फ्यूजन कराने में, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत कम समय के लिए हो पाया, क्योंकि उतने टेम्परेचर के साथ फिर वहां पर सस्टेन करना आसान नहीं है ना। अरे 1,00,000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उसके आसपास रहेगा कौन, बाकी चीजें तो पिघल जाएंगी। हाँ, ये दिक्कत है बच्चों। कंस्ट्रक्टिव वे में न्यूक्लियर फ्यूजन अभी तक नहीं बना पाए, लेकिन डिस्ट्रक्टिव वे में, डिस्ट्रक्शन के लिए, लोगों को मारने और उजाड़ने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल हो चुका है। दुनिया के अधिकतर न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हाइड्रोजन बम बना चुके हैं, उसको हाइड्रोजन बम कहते हैं। तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन बम सामान्य बम की तरह नहीं फटता। न्यूक्लियर फ्यूजन बम के अंदर एक न्यूक्लियर फिशन बम रखा जाता है पहले। फिशन बम जब फटेगा अंदर वाला तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा, और ज्यों ही टेम्परेचर 1,00,000 डिग्री के आसपास पहुंचा बाहर वाला फटेगा, उसके बाद तो कुछ बचना ही नहीं है। हमने ये उजड़ने वाले काम तो कर लिए, ये तो हो गया, क्योंकि ये तो गैर जिम्मेदाराना काम है, किसी वीरान आइलैंड पे फोड़ के आ जाओ। तो ये तो दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स ने कर डाला, हमने भी, भारतीयों ने, इंडिया के पास भी है न्यूक्लियर फ्यूजन बम। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन से बिजली कैसे बनाए ये दुनिया में अभी किसी को समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन इस पर रिसर्च लगातार जारी है। जिस दिन न्यूक्लियर फ्यूजन से बन पाएगी बिजली, उस दिन वो दुनिया की सबसे साफ सुथरे तरीके से बिजली मिलेगी
और पॉल्यूशन लेवल बहुत कम होगा, बिजली पर्याप्त होगी, बिजली दुनिया में लगभग सभी को शायद बहुत सस्ती मिल जाएगी। अब ये कब हो पाएगा पता नहीं। तो ये जो मेरा लेक्चर था बाइंडिंग एनर्जी पर, जिस पर मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन, फिशन और उसके बीच में ये सारी चीजें बताई, इसमें कोई कमी है तो बता दो, अब कोई चीज जो समझ में ना आई। नहीं, ऐसा नहीं है, सब क्लियर है, अच्छे से Yes. समझ में आया। मन में क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, फिर इसे में अब लिखाने का तो टाइम है नहीं, तो आप लोगों की किताबों में भी सब मिलता ही है यार, उठाओ और लिख लो पॉइंट्स अपने हिसाब से, मेन लॉजिक समझ में आना चाहिए बस। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर 5-10 पे मिलते हैं।